गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सुख दुखे समे कृता लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। दैट मीन्स कि जब ये समाज, ये आपके अगेंस्ट खड़े हुए लोग, ये अखंड विश्व जो है वो आपके समक्ष कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा ऑप्शन न छोड़े, तब आप सुख दुख हानि लाभ जय पराजय इन सभी चीज़ों को बराबर मानकर, समान मानकर आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए और युद्ध छेड़ दीजिए। और तब आपको ऐसा कोई भी युद्ध करने से किसी भी तरह का पाप नहीं लगेगा। कहने का पर्याय मात्र इतना है कि भारत के अंतर्गत युद्धों को जो है, जो वॉर होते हैं, उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, जहाँ पे पहला पार्ट होता है धर्म युद्ध का और दूसरा होता है अधर्म युद्ध का। धर्म युद्ध वो युद्ध होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव भी धर्म होता है और जिनके मीन्स भी धर्म के ही बेस पे होते हैं, यानी कि एक लॉ के द्वारा, एक लॉफुल कंसिडरेशन के लिए, एक लॉफुल ऑब्जेक्टिव के लिए, लॉफुल मैनर्स से, विधिक तरीके से जब कोई युद्ध लड़ा जाता है तो ऐसे युद्धों को धर्म युद्ध कहते हैं। जैसे कि महाभारत, रामायण, ये सारे युद्ध धर्म युद्ध कहे जाते हैं। इसके अलावा वो युद्ध जो कि अधर्म के लिए और अधार्मिक तरीके से, एक इनह्यूमन एक्शंस के द्वारा, इनह्यूमन जो तरीके होते हैं उनका यूज करके, एक इनह्यूमन कंसिडरेशन के लिए, यानी कि उन अधार्मिक चीज़ों के लिए उनको लड़ा जाता है, उनको प्राप्त करने के लिए इनको छेड़ा जाता है, ऐसे युद्ध को अधर्म युद्ध कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि इस टाइम पे यूक्रेन और रशिया के बीच में एक डिस्प्यूट की वजह से एक वॉर छिड़ गया है, एक युद्ध छिड़ गया है जो कई दिनों से चल रहा है और पता नहीं कितने दिन तक चलने वाला है। तो अगर देखा जाए तो कोई भी विद्वान, कोई भी मनीषी इसके बारे में भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता कि इस युद्ध के क्या परिणाम होंगे, लेकिन अगर ये युद्ध एक लॉफुल मैनर में, एक लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा, जो भी इसके रूल्स बताए गए हैं, लॉ ऑफ वॉरफेयर बताया गया है, उनके आधार पर लड़ा गया, तो वो आधार क्या होंगे, वो लॉज क्या होंगे, वो कानून क्या होंगे, उसके विषय में हम आपको इस वीडियो के द्वारा जरूर बताने वाले हैं। और वैसे तो अगर देखा जाए, इफ यू वांट टू नो अबाउट द एक्चुअल डिस्प्यूट बिटवीन द यूक्रेन एंड रशिया, then there are hundreds of videos out there on YouTube who can tell you the actual dispute between the Russia and Ukraine. But in today's video, I am going to give you a brief introduction about the main dispute between the Ukraine and Russia and trying to टेल यू समथिंग अबाउट द लॉ ऑफ वॉरफेयर। युद्ध के नियम क्या होते हैं और यूक्रेन और रशिया के बीच में मतभेद किन बातों पर हुआ, उनके कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यूक्रेन और रशिया के डिस्प्यूट के साथ साथ लॉ ऑफ वॉरफेयर के विषय में जो भी लॉज दिए गए हैं, उसके इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ, जो मतभेद का प्रारंभ हुआ, वो किन पॉइंट्स पे हुआ। तो अगर बात करें इनके मतभेद के पॉइंट्स के बारे में, इनके बारे में कि मतभेद प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन जो इनके मेन पॉइंट्स हैं, जो मोटे तौर पर मुख्य कारण हैं, वो कुल मिला के 4 से 5 हैं, जिनमें सबसे पहला जो कारण है वो सोवियत यूनियन का है। सोवियत यूनियन के बारे में आपको बता दें कि ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज था जो कि 90s के टाइम पे चल रहा था, और इसके कोलिजन के बाद, इसके भंग होने के पश्चात, इस सोवियत यूनियन के द्वारा नई 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज या 15 स्वतंत्र राज्यों का अभ्युदय हुआ, और यूक्रेन उनमें से एक है। यूक्रेन के बारे में आपको बता दें कि ये जो यूक्रेन था, सोवियत यूनियन के बाद उस पर अगर नज़र डाली जाए, उनके इतिहास को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन की लिस्ट में ये 3rd नंबर पे आता था। इसके पास सबसे ज़्यादा, 3रे नंबर पे सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स पाए जाते थे। इसी बेस पर रूस के और यूक्रेन के बीच में किसी तरह का ट्रीटी हुई, जहां पर रूस ने इनको किसी तरह का फाइनेंशियल एड और प्लस साथ ही साथ कुछ सिक्योरिटी देने का वादा करते हुए इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको ले लिया। स्टार्टिंग के 10 से 15 साल तक तो सब सही चलता रहा, लेकिन उसके बाद में इन दोनों के बीच में किसी और बात को लेकर मतभेद प्रारंभ हुआ, और प्रेजेंट टाइम पे जो
सिचुएशन है, जो हालात है, वो आप खुद देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत आता है क्रीमिया। क्रीमिया यूक्रेन का वो भाग है जिस पर 2014 में रशिया ने इन्वेड करके उस पर एक तरह से अपना अधिकरण, अपना एक अधिकार जमा लिया था, और ये इनके बीच में मतभेद का दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो मतभेद का आता है उसको हिंदी में नाटो कहते हैं और इंग्लिश में नेटो कहते हैं। अगर बात की जाए नेटो के बारे में तो ये 30 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो कि आपसी सिक्योरिटी, जो इनके म्यूचुअल सिक्योरिटी और इनके बीच में जो भी रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। तो इस नेटो के ही एक आर्टिकल के द्वारा ये सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है कि इसके मेंबर्स के खिलाफ जो भी कंट्री युद्ध छेड़ेगा तो ये सारे नेटो कंट्रीज ये मानेंगे कि ये उस कंट्री, उस मेंबर के खिलाफ न छेड़कर संपूर्ण नेटो के खिलाफ छेड़ा गया है, और ये यहाँ पर बचाव के लिए उतर के आएंगे और सामने वाले को प्रत्युत्तर देंगे, काउंटर अटैक करेंगे, इन पर जवाबी कार्यवाही करेंगे। तो ये यहाँ पर डिस्प्यूट का तीसरा रीजन है, क्योंकि रशिया चाहता है कि यूक्रेन इस नेटो का सदस्य ना बन पाए और ना ही बने, जबकि यूक्रेन बहुत ही जल्दी, वो कई सालों से इस प्रयास में लगा हुआ है कि वो इस नेटो का जो है वो सदस्य बन पाए, मेंबर बन जाए। और इनके डिस्प्यूट का सबसे खास और सबसे आखिरी जो पॉइंट है वो व्लादिमीर पुतिन महाशय स्वयं है, क्योंकि इनके कुछ पर्सनल रीजंस हैं, कुछ इनके व्यक्तिगत वजह हैं जिनकी वजह से यूक्रेन से काफ़ी भयंकर तरीके से खार खाए बैठे रहते हैं, और इसी वजह से इनके मध्य में डिस्प्यूट्स आरंभ हुए और प्रेजेंट टाइम में ये वॉर की कंडीशन तक में, युद्ध की परिस्थिति तक पर आ गए हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं लॉ ऑफ वॉरफेयर के बारे में, युद्ध के नियमों के बारे में, कि आखिर लॉ ऑफ वॉरफेयर है क्या चीज़। तो आपको बता दें कि लॉ ऑफ वॉरफेयर जो है वो इंटरनेशनल लॉ का ही एक हिस्सा है, उसका एक कंपोनेंट है, जो कि दो चीज़ों से डील करता है, जिनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो उस कंडीशन के बारे में है जिस कंडीशन के आधार पर वॉर प्रारंभ हुआ, युद्ध का प्रारंभ हुआ, और दूसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें वो मीन्स एंड मेथड्स आते हैं, वो तौर तरीके आते हैं जिनके द्वारा उस युद्ध को लड़ा जाएगा और अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इन दोनों ही पॉइंट्स को एक अलग टर्म में, एक अलग लैटिन टर्म के द्वारा इनको जस एट बेलम और जस इन बेलो के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे जस एट बेलम का मतलब वो सारी कंडीशंस, वो सारी परिस्थितियाँ होती हैं जिनके आधार पर ये वॉर इनिशिएट हुआ, इसका प्रारंभ हुआ, और वहीं पे जो जस इन बेलो है इसके द्वारा हम उन लॉज से इसका मतलब निकालते हैं। इसका मतलब वो लॉज होते हैं, वो विधियां होती हैं जिनके द्वारा ये तौर तरीके सेट किए जाएंगे, जो वॉरिंग पार्टीज हैं उनके कंडक्ट्स को, जो पक्ष हैं दोनों युद्ध करने वाली, उनके जो कार्य करने के तौर तरीके होंगे उनको सेटअप किया जाएगा कि किस तरह से, कौन से वे में, कौन से तरीके से ये युद्ध को लड़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस लॉ ऑफ वॉरफेयर के हिस्ट्री और इनके सोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पर हम इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ लेकर चलेंगे कि हिस्ट्री और जो सोर्सेज है वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो हिस्ट्री में जो सबसे पहला अगर आप सोर्स को देखेंगे तो हमारे प्राचीन शास्त्रों में, महाभारत में ये चीज़ उल्लेख दिया गया है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो दोनों ही पार्टीज, पांडव और कौरव, दोनों पार्टीज और उनके सेनापतियों ने मिलकर आपसी एक नेगोशिएशन के द्वारा, आपसी जो एक बैठक करके वहाँ पर युद्ध के नियमों को डिस्कस किया था और इनको कंसीडर किया था, इनको तय किया था। जैसे कि उसमें नियम क्या बताए गए थे कि रथी से रथी लड़ेगा, अतिरथी से अतिरथी लड़ेगा, हाथी वाला हाथी से लड़ेगा और महारथी महारथी से लड़ेगा। फिर जो युद्ध है वो सूर्योदय के साथ प्रारंभ होगा और जो सूर्यास्त है जब सूरज ढल जाएगा उसके बाद खत्म हो जाएगा, जैसे ही शंखनाद होगा। ऐसे ऐसे करके कई सारे रूल्स को इसमें बनाया गया, जिसको आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। ये वीडियो क्लिप आपको YouTube पर मिल जाएगी, इसलिए अगर आप इन युद्ध के नियमों को, महाभारत में दिए गए युद्ध के नियमों को अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप इस जो है वीडियो को पूरा जाकर देख सकते हैं। सेकेंडली, अब इसके अगर मॉडर्न सोर्सेज की बात की जाए, ये तो सोर्सेज हुए एक ओल्ड और एंशियंट सोर्सेज
जहाँ पर लॉ ऑफ वॉरफेयर के बारे में आपको सोर्स मिलता है, स्रोत मिलता है, कुछ पता मिलता है, सुराग मिलती है। लेकिन अगर मॉडर्न सोर्सेज के बारे में बात की जाए कि लॉ ऑफ वॉरफेयर के मॉडर्न सोर्सेज क्या हैं, आधुनिक जो स्रोत हैं वो क्या हैं, तो इनमें आपको दो ट्रीटीज को पढ़ना पड़ जाएगा, जिनमें सबसे पहली ट्रीटी आती है जिनेवा कन्वेंशन और दूसरी आती है हेग कन्वेंशन। तो अगर जिनेवा कन्वेंशन की बात की जाए तो इसके आने के पूर्व अगर इसके आधार की बात की जाए, इसके इस कन्वेंशन के, इस ट्रीटी के स्रोत क्या हैं, तो इसके बारे में अगर आप पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक विद्वान और उसके पूर्व सेनापति जिनको हम हेनरी ड्यूनेंट के नाम से जानते हैं। तो हेनरी ड्यूनेंट ने एक अपनी बुक लिखी, इसका नाम था ए मेमोरी ऑफ सोल्फोरिनो। ये उस युद्ध के बारे में, जो कि सोल्फोरिनो का युद्ध था, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तृत वृत्तांत पूर्वक एक इसमें विवेचन किया। और इस पुस्तक में युद्ध का विवेचन इनको वृत्तांत पूर्वक इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस टाइम पे जब इन्होंने ये बुक लिखी थी, उस टाइम पे जो भी युद्ध लड़े जाते थे, जो भी वॉर होते थे, वो बहुत ही अमानवीय तरीके से होते थे। मतलब युद्ध करने के बाद जो सैनिक होते थे, जहाँ से होकर निकलते थे, वहाँ के जंगलों को, वहाँ के फसलों को, वहाँ के घरों को जला देते थे, बच्चों को मार देते थे, औरतों को मार देते थे, लड़कियों को मार देते थे, उनके साथ दुराचार करते थे और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अमानवीय कृत्य करते थे, जो कि एक घृणित अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ये पूरा देखकर ये जो हेनरी ड्यूनेंट थे, ये काफ़ी कहते हैं ना कि इनको झकझोर गए, अंदर से एकदम घृणित हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, इसको लेकर इन्होंने अपनी जितनी भी इनके विचार थे उसको इन्होंने इस बुक में लिख दिया। ये बुक ही आगे चलकर जिनेवा कन्वेंशन का एक सोर्स बनी, एक आधारशिला बनी, और फिर जिनेवा कन्वेंशन जो है वो अस्तित्व में आया। तो अगर बात करें जिनेवा कन्वेंशन के बारे में, तो ये सबसे पहले फॉर्मुलेट हुआ था 1864 यानी कि 1864 में, और उसके बाद इसके 3 रिवीजन आए, जहाँ पे पहला रिवीजन आया था 1906 में, दूसरा आया था 1929 में, और तीसरा आया था 1949 में। तो ये जो 1949 वाला जो कन्वेंशन है, जिसको 1949 वाला बोलते हैं, तो इसको 4 वॉल्यूम्स में लाया गया, इसको 4 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया जा सकता है, जहाँ पे 4 वॉल्यूम्स में 4 अलग अलग विषयों पे बात की गई थी, जिनमें सबसे पहला जो विषय था, सबसे पहला जो पॉइंट था, वो था टू प्रोटेक्ट वाउंडेड सिक सोल्जर्स ऑन लैंड, यानी कि वो सोल्जर्स जो कि बीमार हैं और प्लस घायल हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई। दूसरे वॉल्यूम में बात की गई टू प्रोटेक्ट वाउंडेड सिक एंड शिपरेकल्ड जो शोल्डर्स एट सी, यानी कि जो समुद्र में घायल और साथ ही साथ बीमार और वो सोल्जर्स, वो सैनिक जो जिनका जो शिप था, जो जिनका जहाज था वो भंग हो चुका है, टूट फूट चुका है, तो उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत बात की गई ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी कि जो वॉर के कैदी हैं, युद्ध के जो कैदी हैं, उनसे कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ट्रीटमेंट के बारे में टोटली यहाँ पर बात की गई थी कि एक ह्यूमैनिटेरियन वे में, जैसे कि एक मनुष्य के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही यहाँ पर व्यवहार करने की बात कही गई। और सबसे लास्ट पॉइंट में, सबसे लास्ट वॉल्यूम जो कि 4th वॉल्यूम था, उसके अंतर्गत बात की गई प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन्स, यानी कि उन लोगों की रक्षा के बारे में बात की गई जो कि सिविलियंस हैं, जो कि युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिविलियंस के प्रोटेक्शन की बात वॉल्यूम 4 में की गई जिनेवा कन्वेंशन। और अगर हम हेग कन्वेंशन की बात करें, तो हेग कन्वेंशन भी जिनेवा कन्वेंशन की तरह ही एक विद्वान मनीषी के पुस्तक से इसका अभ्युदय माना जा सकता है, जिनका नाम था फ्रांसिस लीबर। और फ्रांसिस लीबर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लीबर कोड। हालांकि लीबर कोड ने इस अखिल विश्व पर, अखिल ब्रह्मांड पर अपना कोई ये छाप नहीं छोड़ पाई, कोई अपना प्रभाव नहीं दिखा पाई, फिर भी ये एक तरह से हेग कन्वेंशन की आधारशिला मानी जा सकती है, एक स्रोत माना जा सकता है। तो हेग कन्वेंशन जिसको सबसे पहले जो है फॉर्मुलेट किया गया था, ये अस्तित्व में आया था, वो आया था 1899 यानी कि 1899 में, और उसके बाद दोबारा से ये कन्वेंशन आया अस्तित्व में 1907 में, 1907 में। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों ही हेग कन्वेंशंस के जो वॉल्यूम्स थे, जो फॉर्मुलेशन थे, उनमें टोटली बात की गई थी उन मीन्स और मेथड्स के बारे में जिनके बेस पे ये युद्ध लड़े जाने हैं होते हैं।
ओके, तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि जो जिनेवा कन्वेंशन था वो टोटली प्रोटेक्ट करता था उन लोगों को जो कि युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, जिन्होंने युद्ध का परित्याग कर दिया, जो अब युद्ध का भाग नहीं है, या फिर वो लोग जो कभी युद्ध का भाग थे ही नहीं, जो सिविलियन लोग हैं, जो आम आदमी हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की, उनके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की, उनके लाइव स्टॉक, उनके जो पशु हैं, जो उनके खेत हैं, उनकी सार को प्रोटेक्ट करने की जितनी भी बात की गई थी, वो जिनेवा कन्वेंशन वाले पूरे एरिया में जो उनका पूरा जो वॉल्यूम आया था उसमें इन सब चीज़ों के बारे में बात किया गया था। और हेग कन्वेंशन के अंतर्गत मात्र उन मीन्स एंड मेथड्स के बारे में, उन लॉज के बारे में बात की गई थी, जिन तरीकों से, जिन तौर तरीकों से, जिनके द्वारा उस युद्ध को लड़ा जाना था। और इसी हेग कन्वेंशन के द्वारा, उसके अंतर्गत दिए गए अंतर्निहित हम आज 10 लॉज के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका उम्मीद किया जाता है कि वो पार्टी जो कि वॉरिंग पार्टीज है, जो युद्ध लड़ रही हैं, उनको पूरी तरह से मानेंगी। और अगर इनको माना जाता है, ये लॉफुल वे में लड़े जाते हैं, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और वो लॉ क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हम अब बात करने वाले हैं। जिनमें सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहला कानून बताया गया है, वो ये है कि टू प्रोटेक्ट दोज हु आर नॉट फाइटिंग सच एज सिविलियंस, मेडिकल पर्सोनल और एड वर्कर्स। दैट मीन्स कि वो लोग जो कि एक वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, भाग नहीं ले रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात इस पहले पॉइंट में, पहले लॉ में की गई। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत बात की गई है टू प्रोटेक्ट दोज हु आर नो लॉन्गर एबल टू फाइट लाइक एन इंजर्ड सोल्जर और अ प्रिजनर। दैट मीन्स कि उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है जो कि इस टाइम पे फाइट करने के लायक नहीं है, लड़ने के लायक नहीं है, चाहे वो एक घायल सिपाही हो या फिर कोई एक कैदी हो। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत प्रोहिबिट करने की बात की गई है एक सिविलियन को, यानी कि जो सिविलियन होता है, जो एक आम आदमी होता है, जो एक आम नागरिक है, उनको किसी भी तरह से टारगेट ना किया जाए, उनको निशाना ना बनाया जाए इस युद्ध के दौरान, क्योंकि ये एक वॉर क्राइम की श्रेणी में आता है। फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत बात की गई है उन राइट्स को रिकॉग्नाइज करने की जो कि सिविलियंस के राइट हैं, जो कि उस वॉर के दौरान, उस युद्ध के दौरान उनके लिए आवश्यक हैं। इसके अंतर्गत आता है उनके जो घर होते हैं, जो उनके लाइफ स्टॉक होते हैं, जो सर्वाइवल की चीज़ें हैं, वाटर सोर्सेज हैं, और सारी चीज़ें जो क्रॉप्स वगैरह हैं, इनको प्रोटेक्ट करने की जो पूरी कवायद की जाती है, वो इस पॉइंट के अंतर्गत, इस लॉ के अंतर्गत दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट के अंतर्गत, फिफ्थ लॉ के अंतर्गत बताया गया है टू मैंडेट दैट द सिक एंड वाउंडेड हैव अ राइट टू बी केयर्ड फॉर रिगार्डलेस ऑफ हुज साइड दे आर ऑन। दैट मीन्स कि उन लोगों को केयर की, उन लोगों के रख रखाव को करने की बात की गई है जो कि बीमार हैं या फिर घायल हैं। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, किस वॉरिंग पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। सिक्स पॉइंट के अंतर्गत, सिक्स लॉ के अंतर्गत इसमें बताया गया है टू स्पेसिफाई दैट द मेडिकल वर्कर्स, मेडिकल व्हीकल्स एंड हॉस्पिटल्स डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटेरियन वर्क कैन नॉट बी अटैक। दैट मीन्स कि वो सारे लोग जो कि मेडिकल वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, एक तरह से ये समझिए कि स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी से या रेड क्रेसेंट सोसाइटी से रिलेटेड हैं, तो उनको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए, उनके ऊपर किसी भी तरह से अटैक ना किया जाए। सातवें पॉइंट के अंतर्गत बात की गई है कैदियों को किसी भी तरह के इनह्यूमन टॉर्चर या इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना किया जाए, जिससे कि उनको नुकसान, उनको किसी भी तरह के टॉर्चर को फेस ना करना पड़े। आठवें पॉइंट के अंतर्गत इसमें यह कहा गया है टू स्पेसिफाई दैट detainees must receive food and water and be allowed to communicate with their loved ones। that means कि जो भी detainees है, जो कि कैदी हैं, जो कि वहाँ पे बंदी बनाए गए हैं, उनको खाना, पानी और वो चीज़ें जो कि उनको परिवार से कम्युनिकेट करने के लिए आवश्यक है, चाहे वो फ़ोन हो, मेल हो, तार हो, चिट्ठी हो, ये सब उनको अवेलेबल कराए जाने चाहिए। 9वें पॉइंट के अंतर्गत, 9वें नंबर के लॉ के अंतर्गत इसमें बात की गई है टू लिमिट द वेपन्स एंड टैक्टिक्स दैट कैन बी यूज्ड इन वॉर टू अवॉइड अननेसेसरी सफरिंग। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि 10वां पॉइंट है, उसके अंतर्गत बात की गई है explicitly forbid rape or other forms of sexual violence in context of the
आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर किसी तरह का एक सैन्य मतभेद हुआ है तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी पर्सन के साथ किसी तरह का रेप या सेक्सुअल वायलेंस जो है वो ना एक्सरसाइज किया जाए। तो ये था रूस और यूक्रेन के बीच में डिस्प्यूट के मेन की पॉइंट्स और लॉ ऑफ वॉरफेयर के अंतर्गत दिए गए ये होते क्या हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या लॉज दिए गए हैं, इन सभी के बारे में एक संक्षिप्त विवरण। आई होप आपको ये पूरा ही वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। धन्यवाद।